हेलो एस्पायरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। ये अपना है लास्ट लेक्चर इस चैप्टर का, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस का ये लास्ट लेक्चर है। खत्म कर देंगे, इसके बाद में अपन नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वो बायोटेक्नोलॉजी वाला सेकंड चैप्टर, एप्लीकेशंस की बात करेंगे। उसके अंदर की बायोटेक्नोलॉजी किस काम आती है, कौन कौन से एनिमल्स बनाए, किस बीमारी को डायग्नोज करने के काम में ली जाती है, कौन कौन से क्रॉप्स बनाए हैं, प्लांट्स बनाए हैं, उनकी भी थोड़ी बात करेंगे। तो ये सारी दवाइयों की बात करेंगे, सारी बात करेंगे अगले चैप्टर के अंदर। इस चैप्टर को खत्म करते हैं। सारा कुछ अपन को पता है यार ना, सारी चीजें अपन ने पढ़ ली है, बस एक बार एनसीईआरटी में फ्लो दे रखा है, तो उस फ्लो के अकॉर्डिंग आपको सारी चीजें बतानी है। बाकी आपको सारी चीजें, सारी जो प्रोसेस है वो तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है, सब चीजें बता चुका हूं। अब आपको करना क्या है, बस ध्यान से सुनना है बातों को, जो अपन ने सीखा है उसी को बस आज अप्लाई करना है, ठीक है। तो बहुत इजी है सब कुछ। जो नाम का हार्ड था वो तो अपन ने कर लिया। अब जो बचा वो तो एकदम मक्खन बचा, कुछ नहीं बचा है ना। चलो, क्या है वेक्टर फॉर क्लोनिंग जीन्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। अगर प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर अपन को वेक्टर के काम में लेना हो तो कौन सा वेक्टर काम में लेते हैं, तो वो वेक्टर है प्लांट्स के लिए अपन लेते हैं। अगर प्लांट्स की बात है तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस को काम में लेते हैं, ठीक है। ये जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस है, ये क्या एक पैथोजन है, ठीक है, जो कि बहुत सारे जो डाइकोट प्लांट्स हैं उनके अंदर ये क्या करता है, डिलीवर करने के लिए जो डीएनए है, जो डीएनए की जो अपने डीएनए बाहर निकाला किसी भी ऑर्गेनिज्म से, अगर अपन को प्लांट्स के अंदर वो डिलीवर करना है, प्लांट्स के अंदर अपन को डालना है वो, तो अपन क्या यूज करेंगे, बैक्टीरियम एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस को अपन यूज में ले सकते हैं। तो ये सब में नहीं होता, कुछ डाइकोट जो प्लांट्स हैं उनके अंदर ये काम में ले सकते हैं इस वेक्टर को। देखो, हर जो ऑर्गेनिज्म है उसके लिए अपन को अलग अलग वेक्टर अपन को काम में लेना पड़ेगा, ठीक है। सबके लिए नहीं कि भाई वो PBr322 यूज कर लो, सबके लिए थोड़ी ना होगा। वो हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर, हर एक टेक्नोलॉजी के अंदर, हर एक एक्सपेरिमेंट के अंदर अपन को अलग अलग टाइप के वेक्टर यूज करने पड़ेंगे ना। डिपेंड करता है अपन किस टाइप का अपन होस्ट ले रहे हैं, किस टाइप का अपन ऑर्गेनिज्म ले रहे हैं, उस पर डिपेंड करेगा कि अपन को वेक्टर कौन सा यूज करना है। अगर अपन एनिमल की केस की बात करें तो वहां पर अपन अलग टाइप के वेक्टर यूज करेंगे, ठीक है। तो ये वेक्टर की भी अलग अलग टाइप के यूज करेंगे। प्लांट्स की बात करें तो कुछ डाइकोट प्लांट्स हैं, उनके अंदर अगर अपन को ये बायोटेक्नोलॉजी करनी है, अपन को ट्रांसफर करना है, कोई भी डीएनए का जो पीस है उसको अगर अपन को ट्रांसफर करना है। अब डीएनए का पीस वो सारी चीजें अपन कर चुके हैं कि भाई डीएनए को काटेंगे, उसमें से जीन बाहर निकालेंगे, उसको वेक्टर के साथ चिपकाएंगे और भेज देंगे। ये बातें तो अपन पढ़ ही चुके हैं। तो उसमें कुछ डाइकोट प्लांट्स के लिए अपन ये यूज में ले सकते हैं एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, ठीक है। ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस काम क्या है, इसका ओरिजिनली काम क्या है? ये जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस है एक पैथोजन है। ये काम क्या करता है? काम ये करता है, इसको प्लांट के अंदर डाल देंगे ना तो प्लांट के अंदर ये ट्यूमर बना देता है। क्या करता है? प्लांट के अंदर ट्यूमर बनाने का इसका काम है जी। मेन काम तो इसका यही है। अगर इसको आप नॉर्मल रखोगे, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस जो है वो बिल्कुल नॉर्मल है, कुछ मॉडिफिकेशन नहीं किया गया, कुछ मॉडिफिकेशन बिल्कुल नेचुरल है। तब वो क्या करता है, अगर प्लांट के अंदर उसको डालोगे तो वो प्लांट के अंदर ट्यूमर बना देगा, ठीक है भैया। लेकिन जब अपन वेक्टर के लिए इसको यूज में ले रहे हैं तो इसको अपन अपने हिसाब से मॉडिफाई करेंगे, ठीक है, अपने हिसाब से मॉडिफाई करेंगे कि भाई प्लांट को कोई नुकसान ना पहुंचाए। अपना जो काम है भाई डीएनए, इसके साथ अपन डीएनए जोड़ेंगे, उस वो डीएनए पहुंचा दे अपना प्लांट तक, बस इतना काम इसका रखेंगे। बाकी ये ट्यूमर व्यूमर ना बनाए, है ना। अपन इसको मॉडिफाई करके और फिर अपन वेक्टर बनाएंगे। ऐसा नहीं कि नेचुरल जो होता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस उसी के अंदर अपन ने जोड़ दिया और फिर देखा कि प्लांट के अंदर ट्यूमर बनने जा रही हैं, ठीक है। इससे अपन क्या करेंगे, पहले इसको मॉडिफाई करेंगे, इसको एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस को, उसके बाद में इसको एज अ वेक्टर काम में लेंगे। तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस एक पैथोजन है ऑफ सेवरल डाइकोट प्लांट्स, इज एबल टू डिलीवर ए पीस ऑफ डीएनए नोन एज टीडीएनए। क्या बोलेंगे इसको? टीडीएनए बोलेंगे, ठीक है। टू ट्रांसफॉर्म नॉर्मल प्लांट सेल्स इनटू ए ट्यूमर एंड डायरेक्ट दीज ट्यूमर सेल्स टू प्रोड्यूस केमिकल रिक्वायर्ड बाय द पैथोजन। मैंने आपको बता दी कि इसका मेन काम तो यही है। अगर ये नेचुरल में हो तब ये ट्यूमर बनाता है प्लांट की सेल में, ये जाता है, अटैक करता है, और उसके बाद में उसके जो जीनोम है, उसका जो जेनेटिक मटेरियल उसके साथ में इंटीग्रेट होता है और उसके बाद में वहां पर ट्यूमर बनाने का काम करता है। इसको जो केमिकल चाहिए वैसे केमिकल प्लांट की सेल से ये बनवाता है, ठीक है। इस वैसे चीजें अपन कहाँ पढ़ चुके हैं? ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के अंदर भी पढ़ चुके हैं। तो ये तो होगी नेचुरल कंडीशन। लेकिन अपन इस बार अपने क्या कर दिया, मॉडिफाई कर दिया, इसको मॉडिफाई कर दिया, इस एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस को मॉडिफाई करने के बाद में अपन ने इसके साथ में डीएनए जोड़ा और इसको भेज दिया प्लांट के अंदर। प्लांट के अंदर जब इस बार अपन भेजेंगे तो ये जो प्लांट की जो सेल है उसका जो जेनेटिक मटेरियल उसके साथ में इंटीग्रेट तो होगा, ये इंटीग्रेट करेगा। लेकिन जैसे अपन ने अपना डीएनए भेजा, अपना जो जीन भेजा ना अलग से इसके साथ में चिपका कर, उसका फिर काम करेगा, ये ट्यूमर व्यूमर बनाने का काम नहीं करेगा उसके बाद में। ये बात समझ में नहीं बनाई, इसको मॉडिफाई करके उसके बाद में डीएनए के साथ चिपकाएंगे और भेज देंगे इसको, ठीक है। द ट्यूमर इंड्यूसिंग टीआई प्लाज्मिड बोलेंगे। अब ट्यूमर इंड्यूस करता है ये, मैंने आपको बता दी कि जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस है क्या करता है, ट्यूमर इंड्यूस करता है, बता ही चुका हूं। तो इसलिए क्या है, इसको क्या बोलेंगे, टीआई प्लाज्मिड, ट्यूमर इंड्यूसिंग
ट्यूमर इंड्यूसिंग को शॉर्ट में क्या बोल देंगे, टीआई प्लाज्मिड बोल देंगे, है ना। ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस हैज नाउ बीन मॉडिफाइड इनटू क्लोनिंग वेक्टर, मैंने आपको बता दी क्लोनिंग वेक्टर के रूप में मॉडिफाई किया गया है इसको, विच इज नो मोर पैथोजेनिक, अभी पैथोजेनिक नहीं है प्लांट्स के लिए, बट स्टिल एबल टू यूज मैकेनिज्म टू डिलीवर जीन्स और आर इनहेरिट इनटू वैरायटी ऑफ प्लांट्स, इंटरेस्ट इनटू वैरायटी ऑफ प्लांट्स, मतलब अपने जो इंटरेस्ट का जो जीन है उसको डिलीवर करने के लिए अपन इसको यूज में ले सकते हैं। अभी इसको मॉडिफाई कर देंगे, वेक्टर के रूप में बदल देंगे, तो ये अब पैथोजेनिक नहीं है ना, पैथोजेनिक नहीं है, अब ये अपने काम का बन चुका है। तो ये नॉर्मल बात हो गई। प्लांट के अंदर कौन सा, आपको मेन बात क्या रखनी है, प्लांट के अंदर कौन सा यूज करेंगे, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस यूज करेंगे, इसको टीआई प्लाज्मिड बोलेंगे, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड बोलेंगे। ठीक, चलो आगे चलते हैं। अब बात करें एनिमल के केस में, एनिमल के केस में बात करें, प्लांट के अंदर तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस हो गया, एनिमल के केस में बात करें तो रेट्रोवायरस इन एनिमल हैव द एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म नॉर्मल सेल इनटू कैंसर सेल्स। जो रेट्रोवायरस होता है ना, जो रेट्रोवायरस होता है उसके अंदर एक एबिलिटी होती है, क्या एबिलिटी होती है भैया, कि वो नॉर्मल सेल को किसमें ट्रांसफॉर्म कर देता है, कैंसर सेल के अंदर ट्रांसफर कर देता है, ठीक है, ट्रांसफॉर्म कर देता है। नॉर्मल सेल है उसको वो अटैक करेगा रेट्रोवायरस और किसमें कन्वर्ट कर देगा, कैंसरस सेल्स के अंदर, है ना, कैंसरस सेल के अंदर वो ट्रांसफॉर्म कर देगा। इसलिए अपन क्या करेंगे भाई, रेट्रोवायरस है वो नॉर्मल सेल को कैंसरस सेल में ट्रांसफर कर देगा, तो मतलब रेट्रोवायरस का मेन काम क्या है कि भाई नॉर्मल सेल पर जाके अटैक किया और नॉर्मल सेल के अंदर घुसने के बाद में नॉर्मल सेल का जो जेनेटिक मटेरियल है उसके साथ में इंटीग्रेट करके और अपने काम का केमिकल बनवाना, इसका ये मेन काम है रेट्रोवायरस का। लेकिन अगर अपन इसको मॉडिफाई कर दें यार, इसको अगर मॉडिफाई कर दें कि भैया ये कैंसर प्रोड्यूस ना करे बस, है ना, अपन इसमें छेड़छाड़ करें और इसको वेक्टर बना दें, किसको वेक्टर बना दें, रेट्रोवायरस को। अगर नॉर्मल इसको भेज देंगे किसी भी एनिमल के अंदर तब तो ये कैंसर कोज कर देगा, लेकिन अपन क्या करेंगे, इसके अंदर मॉडिफिकेशन करेंगे, मॉडिफिकेशन करके इसके डीएनए के साथ में जो जेनेटिक मटेरियल उसके साथ में छेड़छाड़ करेंगे और क्या करेंगे, इसको फिर इसके साथ में अपन डीएनए जोड़ेंगे और इसको जब वापस किसी भी एनिमल सेल के अंदर भेजेंगे तो अब ये कैंसर कोज नहीं कर पाएगा, उसके जो जिस एनिमल के अंदर भेजेंगे उसकी सेल्स के साथ में उसके जेनेटिक मटेरियल के साथ में इंटीग्रेट तो करेगा, लेकिन अब जो है वो कैंसर प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा क्योंकि मैंने मॉडिफिकेशंस कर दिए हैं इसके अंदर। ठीक है, तो अगर रेट्रोवायरस जो है वो नॉर्मल कंडीशन में, तो रेट्रोवायरस एनिमल्स के अंदर क्या है, एबिलिटी है, उसके अंदर क्या एबिलिटी है, टू ट्रांसफॉर्म नॉर्मल सेल्स इनटू कैंसरस सेल्स, नॉर्मल सेल्स को कैंसरस सेल्स के अंदर ट्रांसफॉर्म करने की इसके अंदर एबिलिटी है। ठीक है, सिमिलरली रेट्रोवायरस हैव आल्सो बीन डिसआर्म्ड एंड आर नाउ यूज्ड टू डिलीवर डिजायरेबल जीन्स इनटू एनिमल्स। इसको डिसआर्म कर दिया, मतलब अब ये कैंसर के अंदर नहीं कैंसर कोस नहीं कर सकता, डिसआर्म कर दिया अपन ने, मतलब मॉडिफिकेशन कर दिया इसको। ठीक है, अब इसको किस काम में ले सकते हैं अपन, डिजायरेबल जो जीन है उसके साथ में चिपकाएंगे रेट्रोवायरस के साथ में और वो जाके डिलीवर कर देगा। ठीक है, सो वंस ए जीन और ए डीएनए फ्रेगमेंट हैज बीन लाइगेटेड इनटू ए सूटेबल वेक्टर, एक सूटेबल वेक्टर के साथ में जब जोड़ देते हैं किसी भी एक डीएनए को या फिर एक जीन को, ठीक है, इट इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ए बैक्टीरियल प्लांट और एनिमल होस्ट वेरी टू मल्टीप्लाइज, फिर उसके बाद में उसको बैक्टीरियल प्लांट या फिर एनिमल होस्ट किसी के अंदर भी अपन ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। तो ये बातें अपन ने वेक्टर के बारे में थोड़ी सी रह गई थी, वो कर ली अपन। चलो अब एक आता शटल वेक्टर। शटल वेक्टर ये क्या है, क्या बवाल है, रेप्लिकेट इन बोथ प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल, ऐसा वेक्टर जो यूकैरियोटिक सेल के अंदर भी रेप्लिकेट करे और प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर भी रेप्लिकेट करे, उसको शटल वेक्टर बोलते हैं। शटल वेक्टर क्या होता है, ऐसा वेक्टर जो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर भी रेप्लिकेट करे और प्लांट सेल के यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों के अंदर क्या है, रेप्लिकेट करे, उसको क्या बोलेंगे, शटल वेक्टर बोलेंगे। एग्जांपल अभी बताऊंगा। पहले ये बताओ, कल की जो क्लास रही थी वो कंबाइंड क्लास रही थी हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम की, तो कोई दिक्कत थोड़ी ना हुई, कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता कोई होनी चाहिए क्योंकि उसमें कॉन्सेप्ट था। बताना यार कमेंट के अंदर ये चीज़ भी कि कोई दिक्कत हुई क्या, मतलब आपको समझने में, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही था, लैंग्वेज कुछ थी नहीं। ठीक है, और मैंने बहुत ही आसान तरीके से बताने की कोशिश की, तो वो चीज़ भी बता देना। चलो ये बात करते हैं, शटल वेक्टर की बात कर लेते हैं। शटल वेक्टर क्या है, रेप्लिकेट इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, दोनों के अंदर, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल दोनों के अंदर ये रेप्लिकेट करता है। एग्जांपल की बात करते हैं, YEP नाम का एक वेक्टर है, YEP ये क्या है, यीस्ट इपिसोमल प्लाज्मिड, यीस्ट इपिसोमल प्लाज्मिड, ये क्या है, YEP एक इसी का एग्जांपल शटल वेक्टर है, क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल दोनों के अंदर रेप्लिकेट कर लेता है। वही TI प्लाज्मिड जो है ना, मॉडिफाइड जो TI प्लाज्मिड है, नॉर्मल की बात है, मॉडिफाइड जो TI प्लाज्मिड है, ये क्या कर लेता है, ये भी रेप्लिकेट कर लेता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के अंदर। चलो फिर बात करेंगे कंपिटेंट होस्ट की, बात कर लेते हैं। ये सारी बातें अपन कर चुके हैं वेक्टर की, अब बात करेंगे होस्ट की, बात कर लेते हैं ना। होस्ट के अंदर डायरेक्टली अपन कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। आपको कोई रिकॉम्बिनेंट डीएनए आपने बना लिया, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के बाद में मैंने क्या बना लिया, रिकॉम्बिनेंट जो डीएनए है वो तो मैंने बना लिया जी, क्या RDNA। अब इसको मैं भेजूंगा किसके अंदर, होस्ट के अंदर मुझे भेजना है।
होस्ट के अंदर मुझे भेजना है इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को। तो बहुत सारे तरीके हैं, वेक्टर के साथ में अपन जोड़ के भेज सकते हैं, टीआई प्लाज्मिड है, अग्रोबैक्टीरियम टिमिवेसियंस है, बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं, ये बात तो अपन को पता है। लेकिन अगर देखो मैंने आपको बताया कि हर चीज के लिए अलग अलग अपने वेक्टर यूज में लेते हैं, तो यहां पर अपन अलग अलग तरीके भी हैं कि अपन होस्ट के अंदर उसको ट्रांसफॉर्म कर सकें। होस्ट के अंदर कैसे भेजेंगे, होस्ट सेल के अंदर इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ट्रांसफॉर्म कैसे करते हैं, ठीक है, भेजते कैसे हैं वो देखो ध्यान से। उसके लिए अलग अलग तरीके हैं। पहला तरीका है डाइवेलेंट केटाइन हीट शोक मेथड। क्या है? डाइवेलेंट केटाइन हीट शोक मेथड। मतलब बात यह है कि आरडीएनए जो है ना, यहां पर क्या बनाई मैंने, ई कोलाई बना देता हूं, चलो मैं यहां पर ये मैंने बना दी ई कोलाई, ठीक है, ई कोलाई। इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूं ताकि आपको दिखे, मेरे पीछे ना आ रहा हो, ई कोलाई, ठीक है भैया, ई कोलाई है। अब देखो कि मुझे इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इस ई कोलाई के अंदर भेजना है, इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है। तो कैसे भेजूं मैं, कैसे भेजूं? तो उसके लिए पहला तो तरीका है वो क्या है, डाइवेलेंट केटाइन हीट शोक मेथड। मतलब भैया ये क्या सिस्टम है, हीट शोक मेथड क्या है? तो ध्यान से देखना, ये मैंने क्या लिया, आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, ये बना देता हूं मैं ऐसे ही, रिकॉम्बिनेंट डीएनए आप मान लेना ना, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, ठीक है भैया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए है। ये आपकी ई कोलाई को दूसरे कलर से बनाते हैं, चलो ये आपकी ई कोलाई है, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लिया, ई कोलाई बना लिया। मुझे इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ई कोलाई के अंदर भेजना है, तो कैसे भेजूंगा मैं? तो इसके लिए पहला जो मेथड डाइवेलेंट केटाइन या फिर हीट शोक मेथड। तो मैं क्या करूंगा, डाइवेलेंट केटाइन लूंगा, क्या लूंगा, डाइवेलेंट केटाइन लूंगा। डाइवेलेंट केटाइन क्या है, Ca+2 डाइवेलेंट केटाइन है, बिल्कुल भैया डाइवेलेंट केटाइन है, तो ठीक है। अब मैं डाइवेलेंट केटाइन मैंने ले लिया, तो मैं इसके देखो Ca+2 मैंने ले लिया, इसके चारों तरफ मैं क्या जोड़ दूंगा, इसके चारों तरफ मैं ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है वो जोड़ दूंगा, कोटिंग कर दूंगा। इस डाइवेलेंट केटाइन के ऊपर मैं किसकी कोटिंग कर दूंगा, इस जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए इसकी कोटिंग कर दूंगा, कर दी भैया कोटिंग। उसके बाद में आप क्या करो, हीट शोक मेथड दो, इसके क्या दो, हीट शोक मेथड, हीट शोक मेथड। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर क्या होगा, एक बार तो इसको क्या करो, आइस पर डालो, ठीक है। ये क्या है आपका जो ई कोलाई और इस डाइवेलेंट केटाइन के साथ में आपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए जोड़े रखा है, दोनों का आप एक साथ में लो। एक बार तो इसको बर्फ पे डालो और एक बार टेम्परेचर बढ़ा दो, बर्फ पे डालो टेम्परेचर बढ़ाओ, बर्फ पे डालो टेम्परेचर बढ़ाओ, हीट शॉक दो है ना इनको, हीट शॉक में बढ़ाओ। एक बार ठंडी, एक बार गर्म, ठंडी गर्म, ठंडी गर्म, ठंडी गर्म, ठंडी गर्म, ठंडी गर्म, ठंडी गर्म करो। एक बार बर्फ पे डालो, एक बार हीट दे दो, एक बार बर्फ पे डालो, एक बार हीट दे दो, ठीक है। बर्फ पे डाला, हीट दे दी, बर्फ पे डाला, हीट दे दी। ऐसे करोगे तो क्या होगा, ये जो ई कोलाई है इसके अंदर जो पोर्स होंगे वो थोड़े बड़े हो जाएंगे, और जो पोर्स हैं, जो छेद हैं, वो थोड़े बड़े हो जाएंगे। तो ये जो है डाइवेलेंट केटाइन के साथ में ये जो आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो इसके अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो पहला तरीका क्या है, डाइवेलेंट केटाइन हीट शॉक मेथड। क्या करते हैं अपन, इसके अंदर आपका जो भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए है उसको क्या करो, डाइवेलेंट केटाइन Ca+2 एग्जांपल इसके ऊपर चिपका दो, चिपका दिए। उसके बाद में ई कोलाई, ठीक है, आपका जो भी होस्ट है उसको और होस्ट सेल को, और आपका जो आपने जो चिपकाया है किसके, डाइवेलेंट केटाइन के चारों तरफ आपने जो डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए चिपकाया, दोनों को आप एक साथ में लो और क्या करो, गर्म ठंडी करो, ठीक है, और उसके बाद में वो इंटर कर जाएगा। तो एक तरीका, पहला तरीका हो गया। दूसरा क्या, माइक्रो इंजेक्शन दे दो। क्या दे दो, माइक्रो इंजेक्शन। रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू न्यूक्लियस ऑफ एन एनिमल सेल। अगर एनिमल सेल की बात हो रही है, देखो माइक्रो इंजेक्शन पहली बात तो एनिमल्स के केस में ही काम में लिया जाता है। माइक्रो इंजेक्शन जो है वो सिर्फ एनिमल सेल के केस में ही काम में लिया जाता है। पहली बात तो यही आपको पता हो जानी चाहिए, ठीक है। पूछा जाता है कि माइक्रो इंजेक्शन प्लांट सेल के काम में लिया जाता है कि एनिमल सेल के अंदर, तो आपको पता होना चाहिए, एक मिनट, कि प्लांट सेल के काम में लिया जाता है, ठीक। चलो हाँ, तो इसके अंदर क्या करते हैं, माइक्रो इंजेक्शन क्या करते हैं अपन, रिकॉम्बिनेंट डीएनए अपने पास में, ये क्या अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए जी भैया, ठीक है। अब क्या करेंगे अपन, इसको इंजेक्शन के अंदर लेंगे, इंजेक्शन माइक्रो इंजेक्शन होता है, इंजेक्शन के अंदर लेंगे और डायरेक्ट किसके अंदर छोड़ देंगे, डायरेक्ट अपन जो अपना होस्ट होगा उसके डीएनए के अंदर, उसके जेनेटिक मटेरियल के अंदर उसको भेज देंगे। तो इसके अंदर अपन को किसी का यूज में नहीं लेना पड़ा, कोई हीट शॉक मेथड अपन को यूज में नहीं लेना पड़ा। तो वो अलग अलग तरीका यार, किसी के अंदर अपन को हीट शॉक मेथड काम में लेना पड़ेगा, किसी के अंदर, किसी एनिमल सेल के अंदर अपन को माइक्रो इंजेक्शन, प्लांट सेल के अंदर अपन अलग तरीका यूज करेंगे। तो अलग अलग तरीके यूज में लेने पड़ते हैं। तो माइक्रो इंजेक्शन के अंदर क्या होगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए आपने बना लिया जी भैया। उसके बाद क्या करना, आपको इंजेक्शन लेना माइक्रो इंजेक्शन, और डायरेक्ट आपको एनिमल सेल के जो न्यूक्लियस है उसके अंदर आपको इंजेक्ट कर देना है। ये दूसरा तरीका हो गया। तीसरा तरीका क्या है, बायोलिस्टिक या फिर जीन गन। बायोलिस्टिक या फिर जीन गन, ये क्या है, ये पहली बात तो सुटेबल फॉर प्लांट्स, प्लांट सेल के केस में ये काम मिलेंगे। अगर आपको बात पूछे कि एनिमल सेल के अंदर कौन सा काम मिलेंगे, तो माइक्रो इंजेक्शन।
एनिमल सेल के केस में कौन सा काम में लेंगे, तो माइक्रो इंजेक्शन, और प्लांट सेल के केस में कौन सा काम में लेंगे, बायोलिस्टिक या फिर जीन गन काम में लेते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बायोलिस्टिक या फिर जीन गन के अंदर क्या करते हैं अपन, क्या करेंगे, देखो अपने पास में क्या लेंगे अपन, गोल्ड या फिर टंगस्टन, गोल्ड या फिर टंगस्टन ले आपने ले लिया, ठीक है। अब गोल्ड के पार्टिकल्स हैं, ये गोल्ड का पार्टिकल है, ठीक है, गोल्ड या फिर टंगस्टन कोई सा ले सकते हो ना, ये गोल्ड का पार्टिकल है, इसके चारों तरफ क्या लगा दिया, आपका जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए वो चिपका दिया जी, इसके चारों तरफ आपने चिपका दिया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए चिपका दिया, ठीक है। आपके पास में गोल्ड का माइक्रो पार्टिकल लिया, उसके चारों तरफ आपने क्या चिपका दिया, गोल्ड या फिर टंगस्टन का कोई भी माइक्रो पार्टिकल लिया, उसके चारों तरफ हमने क्या कर दिया, जो आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो चिपका दिया भैया। गोल्ड था आपके पास में माइक्रो पार्टिकल था, उसके चारों तरफ आपने क्या कर दिया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है वो चिपका दिया। उसके बाद में क्या करना आपको, एक जीन गन होती है, उससे क्या करेंगे अपन, यहां पर प्लांट सेल है, ये यहां पर क्या है, प्लांट सेल है, इस प्लांट सेल के अंदर आपको इसको भेजना है, इस प्लांट सेल के अंदर आपको इसको ट्रांसफर करना है। तो क्या करेंगे अपन, इसको भरेंगे, गन के अंदर भरेंगे, और गन से क्या करेंगे अपन, जीन गन से अपन क्या कर देंगे, इसको ट्रांसफर कर देंगे, है ना, बंदूक चलाएंगे, जीन गन होती है, ठीक है, उससे क्या करेंगे अपन, इसको इसके अंदर जब बॉम्बार्डिंग कराएंगे, इसकी क्या करेंगे, बॉम्बार्डिंग, ऐसे बहुत सारे अपन क्या भेजेंगे, बहुत हाई स्पीड से, बहुत ही हाई स्पीड से ऐसे बहुत सारे अपन गोल्ड पार्टिकल्स या फिर टंगस्टन पार्टिकल्स पर रिकॉम्बिनेंट डीएनए लगाएंगे, और बहुत ही हाई स्पीड से जब इस सेल पर अपन बॉम्बार्ड करवाएंगे तो ये क्या है, इसके अंदर ये इंटर कर जाएगा, ठीक है। चलो ये प्लांट्स की किसकी बात कर ली, तो ये तरीके हो गए। अब बात करते हैं अपन प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जो अभी तक पढ़ा है बस वही करना है अपन को, कि भैया डीएनए निकालना अपन को, तो डीएनए निकालेंगे कैसे, बस वो करना है, ठीक है। उसके बाद क्या क्या प्रोसेस करते हैं वो सारी चीजें अपन अभी देख लेते हैं। कुछ भी नहीं बचा है, सारा जो है ना टिपिकल जो पार्ट बोलते हैं, इसका जो हार्ड पार्ट बोलते हैं वो खत्म हो चुका है, अब बहुत ईजी पार्ट है। चलो क्या है प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। सबसे पहली जो अपन को स्टेप क्या करनी है, सबसे पहले अपन वही अपन एग्जांपल लेके चलेंगे, क्या भाई मेरे पास गाय है, उसके जो दूध है वो तो बढ़िया देती है, लेकिन दिक्कत है उसके अंदर कि प्रोटीन की कमी है, मुझे प्रोटीन चाहिए उसके दूध के अंदर, तो क्या करूंगा, सबसे पहले, अब चैप्टर पूरा पढ़ चुके हैं तो आपको आंसर देने चाहिए। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं जाऊंगा और मैं ढूंढूंगा वो जीन जो प्रोटीन बनाता हूँ, ठीक है भैया, प्रोटीन वाला जीन ढूंढेंगे। मैं गया, मैंने देखा एक भैंस जो है उसके दूध के अंदर प्रोटीन बढ़िया आ रही थी, मतलब वो कहीं ना कहीं उसके अंदर वो जीन है जो प्रोटीन बनाता है, ठीक है, मुझे पता लगा कि इस भैंस के अंदर वो है, मैंने उसकी सेल निकाल ली सेल बाहर। तो सबसे पहले मेरी स्टेप क्या होगी, आइसोलेशन ऑफ डीएनए को मुझे बाहर निकालना है। तो डीएनए को बाहर कैसे निकाल सकते हैं, ऐसा थोड़ा ना कि मैंने मन किया भाई सेल है, सेल को मैंने फाड़ा और निकाल लिया मैंने डीएनए, इतना आसान थोड़ा ना, बहुत सेल ही नहीं दिखती, डीएनए तो बहुत अंदर की बातें हो गई है ना। तो इसलिए कैसे आइसोलेट करते हैं वो देखो पूरी प्रोसेस, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। ये मेरे पास में क्या है, सेल है, किसकी सेल, भैंस की सेल। अब ये सेल अलग अलग हो सकती है, एनिमल की सेल भी हो सकती है, देखो कोई भैंस पर काम कर रहे हैं अपन ना, तो हर आदमी भैंस पर काम थोड़ा ना करेगा, कोई एनिमल की सेल हो सकती है, कोई प्लांट की सेल हो सकती है। अब वो अलग अलग एक्सपेरिमेंट के अंदर अपन सबकी एक बार कॉमन लेके चलेंगे कि अगर एनिमल सेल हुई तो क्या करना है, प्लांट सेल हुई तो क्या करना है, बैक्टीरिया की सेल हुई तो क्या करना है, फंगस की सेल हुई तो क्या करना है, ठीक है। ये मैं अपने सेल सबसे पहले सेल ले ली भैया सेल, ठीक है। अब अपन को इसमें से डीएनए निकालना है, अपना मोटिव क्लियर होना चाहिए, मोटिव अपना ध्यान में रखो, इमेजिन करते रहना और साथ में देखते रहना, मोटिव आपका क्लियर होना चाहिए। क्या मोटिव आपका, कि भैया हमें डीएनए बाहर निकालना है, इसके अलावा हमें और कुछ नहीं चाहिए सेल से। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, डीएनए अंदर बैठा भाई, छुप के अंदर बैठा है, सबसे पहले इस सेल के अंदर अपने को घुसना पड़ेगा। सबसे पहले सेल के बाहर क्या है, सेल वॉल है, क्या है, सेल वॉल। अगर प्लांट की सबसे पहले सेल वॉल है तो सेल वॉल को तोड़ेंगे अपन, ठीक है। अगर बैक्टीरिया की बात करें, देखो सेल वॉल को तोड़ना पड़ेगा। अब सेल वॉल को तोड़ना थोड़ी कि भाई थोड़ी लेके आए अपन और उसको तोड़ रहे हैं, सेल वॉल को तोड़ रहे हैं, ये थोड़ी ना करेंगे। तो सेल वॉल को कैसे तोड़ेंगे भाई, कैसे ब्रेक करेंगे, तो सेल वॉल को ब्रेक करने के लिए अपन को एंजाइम्स डालने पड़ेंगे। क्या डालने पड़ेंगे, एंजाइम डालने पड़ेंगे, ठीक है। अब अगर ये सेल वॉल जो है, अगर ये सेल किसकी हुई, बैक्टीरिया की सेल हुई, ये बैक्टीरियल सेल अगर है, तो अपन इस सेल वॉल को किससे ब्रेक करेंगे, लाइसोजाइम डाल देंगे भाई। क्या डाल देंगे, लाइसोजाइम डाल देंगे। जैसे ही लाइसोजाइम आप इसमें डालोगे, तो क्या होगी, बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है ना वो क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। लाइसोजाइम जो है वो उसको खा जाएगी, उसके जो सेल वॉल है उसको पूरे को खा जाएगी, ठीक है भैया। लेकिन भैया हमें ये बताओ कि बैक्टीरिया की हुई तो लाइसोजाइम डाल देंगे हम, ठीक है, तो उससे क्या सेल वॉल ब्रेक हो जाएगी। लेकिन हमें ये बताओ कि प्लांट की सेल हुई तब क्या करना है भाई, अगर प्लांट की सेल हुई और आपको सेल वॉल अगर ब्रेक करना है तो क्या डाल दोगे,
सेलुलेज डालो, क्योंकि वो किससे बनी हुई है, सेलुलोज से बनी हुई है, तो सेलुलेज डाल दोगे, सेलुलेज क्या करेगा, सेलुलोज को खा जाएगा, और खा जाएगा तो क्या हो जाएगी, सेल जो है, सेल वॉल जो है वो ब्रेक हो जाएगी, सेल वॉल यहां से टूट जाएगी। तो आपको समझ में आ गया भैया, बैक्टीरिया हुआ तो हम लाइसोजाइम डाल देंगे, और प्लांट हुआ, प्लांट की सेल हुई तो हम क्या डाल देंगे, सेलुलेज डाल देंगे। लेकिन हमें एक बात बताओ, अगर फंजाई की सेल हुई है, फंजाई की सेल हुई तब हम क्या डालें, तो मैंने कहा हाँ यार दिक्कत वाली बात तो है, फंजाई की सेल हुई तो क्या डाल दो, काइटिनेज डाल दो ना, क्या दिक्कत है, काइटिनेज डाल दो। तो भैया काइटिनेज क्यों, क्योंकि बाबू फंजाई की जो सेल वॉल है वो किससे बनी हुई होती है, काइटिन से बनी हुई होती है, इसलिए उसमें क्या डाल देंगे अपन, काइटिनेज डाल देंगे, और काइटिनेज जैसे डालेंगे तो वो काइटिनेज आगे क्या करेगा, काइटिन को खा जाएगा, और काइटिन को खा जाएगा तो क्या होगा, जो सेल वॉल है ब्रेक हो जाएगी। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भैया आपने बैक्टीरिया का बता दिया, प्लांट का बता दिया, प्लांट का बता दिया, और फंजाई का बता दिया, प्लांट मैंने दोबारा बोल दिया शायद, एनिमल का कब बताओगे। मैंने कहा एनिमल के अंदर सेल वॉल ही नहीं होती यार, एनिमल के अंदर तो सेल वॉल ही नहीं होती, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो ब्रेक करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, सेल वॉल को ब्रेक करेंगे, ठीक है। ब्रेक, सेल वॉल को ब्रेक करेंगे तो सेल अगर बैक्टीरिया की तो लाइसोजाइम डाल देंगे, लाइसोजाइम से ब्रेक हो जाएगी। अगर ये सेल किसकी हुई, प्लांट की सेल हुई तो अपन सेलुलेज डाल देंगे तो ये सेल वॉल ब्रेक हो जाएगी। अगर फंगस की सेल हुई है तो अपन काइटिनेज डाल देंगे तो काइटिन की जो सेल वॉल बनी हुई वो उसमें खत्म हो जाएगी। चलो भैया, पहली जो बारीकी जो सेल वॉल थी वो तो हमने खत्म कर ली, लेकिन अभी तो काम खत्म हुआ है, अभी डीएनए तो आया ही नहीं। अभी तो इसमें ये अपने सेल वॉल खत्म कर ली, सेल वॉल जैसे खत्म होगी तो क्या दिखेगा अपन को, ये बहुत सारा मटेरियल अपन को दिखेगा। अब ये बहुत सारे मटेरियल में से डीएनए कौन सा अपन को क्या पता लगेगा, क्योंकि इसमें डीएनए भी है, आरएनए भी है और प्रोटीन भी है, ठीक है। सेल वॉल ब्रेक करने से सिर्फ डीएनए नहीं मिल जाएगा, सेल के अंदर और भी तो माल मसाला भाई, आरएनए भी है, डीएनए भी है, प्रोटीन भी है, ठीक है। तो ये सारा माल मसाला इसमें बचा हुआ है। अब क्या करें, अब इनमें से अपन को कौन सा पता लगेगा, अपन से आपको कैसे पता लगेगा भैया इसमें क्या है, आपका आरएनए कौन सा, डीएनए कौन सा, प्रोटीन कौन सी है। तो उसके लिए भी जुगाड़ है। क्या करो, आपके पास में ये जो बीकर है इसके अंदर आपने सेल वॉल तो ब्रेक कर लिया, सेल वॉल तो हट गई। अब क्या इसमें ये मटेरियल जो बचा है ना, इसके अंदर क्या भाई, डीएनए भी आपको पता, आरएनए भी होगा, प्रोटीन भी होगा। आपको सिर्फ डीएनए चाहिए, आरएनए प्रोटीन से कोई मतलब नहीं है। तो एक काम करो, आप उसमें क्या डाल दो, प्रोटीएज डाल दो। क्या डाल दो, प्रोटीएज डाल दो। भैया उससे क्या होगा, प्रोटीएज जो है ना वो प्रोटीन को खा जाएगा, प्रोटीएज जो है वो किसको खा जाएगा, प्रोटीन को खा जाएगा। आपने जैसे ही प्रोटीएज इसके अंदर डाला, इसके अंदर जैसे ही आपने प्रोटीएज डाला तो क्या होगा, प्रोटीन जो है वो समाप्त हो जाएगी, पूरी खा जाएगा उसको, है ना। तो ये प्रोटीन के लिए आपने क्या डाल दिया, प्रोटीएज डाल दिया। बोला ठीक है भैया आपने प्रोटीन तो खत्म कर दी, लेकिन अब क्या है, आरएनए और डीएनए बचे हुए हैं। हमें कैसे पता लगेगा कि भाई इसमें डीएनए कौन सा है, ठीक है भैया इसमें आरएनए तो है। आरएनए के लिए एक काम करो, आप इसमें क्या डाल दो, राइबोन्यूक्लिएज डाल दो। सबके लिए इलाज है, सबके लिए इलाज है अपने पास में, राइबोन्यूक्लिएज डाल दो। उससे क्या होगा भैया, तो राइबोन्यूक्लिएज है ना वो आरएनए को खा जाएगा। जैसे प्रोटीएज जो एंजाइम था उसने किसको खाया, प्रोटीन को खाया, वैसे ही आप राइबोन्यूक्लिएज डाल दो उसके अंदर, वो आरएनए को खा जाएगा। आपने इसके अंदर क्या डाल दिया, राइबोन्यूक्लिएज डाल दिया। राइबोन्यूक्लिएज आपने डाला, वो किसको खा गया, आरएनए को खा गया। अब प्रोटीन भी खत्म, आरएनए भी खत्म, अब कौन है, सिर्फ और सिर्फ डीएनए है। कौन है, सिर्फ और सिर्फ डीएनए है। तो आपको भैया कि हाँ डीएनए है यहाँ पर, ठीक है, उसको बाहर कैसे निकालें। तो ये आगे अपन ने बीकर में देखा कि ये जो आपका जो आरएनए जो प्रोटीन है, ठीक है, इसको खा के उसने नीचे क्या है, इसको सेटल कर दिया। ऊपर जो माल मसाला था वो क्या है, डीएनए है। लेकिन इसको बाहर कैसे निकाले, बाहर कैसे निकालें। तो इसको बाहर निकालने के लिए आपके पास में सिंपल सी जो प्रोसेस है वो क्या है, एग्जाम के अंदर ये प्रोसेस आई हुई है, पूछा गया है क्वेश्चन, तो ध्यान से सुन लेना। अब इस डीएनए को अगर आपको बाहर निकालना है तो क्या करोगे आप, इस ये जो बीकर है, जो टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर क्या करोगे आप, चिल्ड इथेनॉल डाल दो। क्या डाल दो, चिल्ड इथेनॉल, बिल्कुल ठंड इथेनॉल डाल दो, ठीक है। चिल्ड इथेनॉल जैसे आप डालोगे तो आपको इसके क्या दिखेंगे, इसकी मलाई टाइप दिखेगी आपको, क्या है, मलाई सी आपको दिखने लग जाएगी। और जैसे ही आपको मलाई सी दिखे तो एक लूप सा सर्कुलर होता है, ठीक है, उससे क्या करो आप, उस मलाई को बाहर निकाल लो। जब उसको बाहर निकालोगे उस मलाई को, वो क्या होता है, प्योर डीएनए होता है। उस डीएनए को जब बाहर निकालोगे तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पर स्पूलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पूलिंग। जैसे आप चिल्ड इथेनॉल डालोगे इसके अंदर, ये डीएनए जो है वो सेपरेट हो जाएगा और इस प्योर डीएनए को आप आइसोलेट करोगे। इस आइसोलेशन की जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं, स्पूलिंग बोलते हैं। इस प्रकार अपन डीएनए को अपन बाहर निकाल लेते हैं। तो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि भैंस के अंदर मुझे पता लगा कि इस भैंस के अंदर क्या है, जीन है प्रोटीन वाला, तो मैं क्या करूंगा, उसकी सेल बाहर निकालूंगा, उस सेल से मैं
मैंने क्या किया, सबसे पहले भैंस की बात कर रहे हैं अपन, तो भैंस के अंदर सेल वॉल नहीं होती, लेकिन कोई प्लांट की बात हुई, कोई बैक्टीरिया की बात हुई, तो वहाँ पर सेल वॉल को ब्रेक करेंगे। ब्रेक करने के बाद में अपन को क्या करना पड़ेगा, प्रोटीन को डाइजेस्ट करना पड़ेगा, आरएनए को डाइजेस्ट करना पड़ेगा। उसके बाद में अपने पास क्या मिल जाएगा, अपन को डीएनए मिल जाएगा। डीएनए के अंदर क्या डालेंगे अपन, चिल्ड इथेनॉल डालेंगे, और उसके बाद में अपन को डीएनए जो है वो आइसोलेट करेंगे। उस प्रोसेस को बोलते हैं अपन स्पूलिंग बोलते हैं। यहां तक आपको समझ में आ जाना चाहिए भाई। वापस एक बार ध्यान से देख लो, बस रिपीट कर दूं एक बार इसको, ठीक है। कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है यार, कुछ भी नहीं है। सेल है, अपन को जो भी पसंद आया, कोई भी हो सकता है, बैक्टीरिया, मान लो बैक्टीरिया के अंदर अपना काम का जीन हो सकता है, फंजाई के अंदर अपने काम का जीन हो सकता है, प्लांट के अंदर अपने काम का जीन हो सकता है, तो कोई सा भी अपन ले सकते हैं। सेल, वो सेल अपन ने निकाली, ठीक है, कोई भी एक्सपेरिमेंट हो सकता है, अपन तो सारा पढ़ेंगे ना, अपन तो सारा पूछ सकते हैं। तो ये सेल अपन ने ले ली भैया, इसके अंदर अपने काम का जीन है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी सेल वॉल को ब्रेक कर देंगे, कर दी भैया ब्रेक। किससे करी, बैक्टीरिया होगा तो लाइसोजाइम डाल देंगे, प्लांट होगा तो सेलुलोज डाल देंगे, और आपका अगर फंजाई होगा काइटिनेज डाल देंगे। डाल दिया, ये तो ब्रेक हो गई। फिर ये माल मसाला बचा, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, ये बची। तो अपन ने आरएनए अपन को नहीं चाहिए, प्रोटीन भी नहीं चाहिए, आरएनए के लिए मैंने क्या डाल दिया, राइबो न्यूक्लियेज डाल दिया, वो आरएनए को खा गया, ठीक है, तो आरएनए खत्म। प्रोटीन के लिए क्या डाल दिया अपने, प्रोटीज डाल दिया, तो प्रोटीन को खा गया, इसका भी खेल खत्म। अब डीएनए बच गया। इसे डीएनए को बाहर निकालने के लिए अपन क्या डालेंगे, इसमें चिल्ड इथेनॉल डालेंगे। क्या डालेंगे, चिल्ड इथेनॉल। और चिल्ड इथेनॉल डालने के बाद में ये अलग ही दिखने लग जाएगा। इस डीएनए को अपन बाहर निकाल लेंगे, आइसोलेट कर लेंगे। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्पूलिंग कहा जाता है। क्या बोलते हैं, स्पूलिंग। ये बढ़िया ध्यान में रखना, चिल्ड इथेनॉल डालते हैं, ये भी ध्यान में रखना। ये देखो आपने इसके अंदर जैसे ये डायग्राम एनसीईआरटी का, इसके अंदर जैसे ही आपने चिल्ड इथेनॉल डाला तो ये देखो आपको मलाई सी अलग ही दिखने लग गई, ठीक है, ये अलग ही दिखने लग गया। फिर अपन इसको देखो इस लूप से अपन इससे को बाहर निकालते हैं, और बाहर निकालने के बाद में इसको क्या बोलते हैं, डीएनए दैट कैन सेपरेट आउट कैन बी रिमूव बाय स्पूलिंग। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं अपन, स्पूलिंग कहा जाता है, ठीक है। डीएनए को आइसोलेट करने की जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं, स्पूलिंग। चलो भैया डीएनए तो आपने बाहर निकाल लिया, ठीक है। अब डीएनए तो आपने बाहर निकाला, अब डीएनए अपन को इतना बड़ा डीएनए थोड़ा चाहिए, अपन को इतना बड़ा डीएनए नहीं चाहिए, अपन को तो एक जीन चाहिए जो अपने काम का है। बात सही आपकी कि अपने को तो भैया एक जीन चाहिए जो अपने काम का है। अपन को इतना बड़ा डीएनए निकलेगा, उसको क्या करेंगे अपन। तो मैंने कहा कि मैंने आपको बताया था कि डीएनए के टुकड़े करने के लिए मैंने आपको एक चीज बताई थी। क्या बताई थी भैया, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बताया था मैंने आपको कि कैंची है वो काट देती है सबको। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है वो काटेगा, किसको काटेगा, डीएनए को काटेगा। तो भाई अपने पास बहुत बड़ा डीएनए निकला, डीएनए पे निकाल लिया। अब दूसरी प्रोसेस है भाई, इस डीएनए को इतना बड़ा डीएनए होना चाहिए, तो क्या करेंगे अपन, फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। ये इतना बड़ा डीएनए बाहर निकला, अपन को इतना बड़ा डीएनए नहीं चाहिए, क्योंकि पूरे डीएनए के अंदर अपने काम का जीन नहीं है। अपना जो जीन है वो तो कुछ जगह हो सकता है। तो अपन क्या करेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज की मदद से इसको काट देंगे। कट मार दिए अपन ने, कट लगा दिए। अब यहां पर ये जो दो फ्रेगमेंट है ना, इनके अंदर अपने काम के जीन है भैया, इनके अंदर अपने काम के जीन है। अब देखो डीएनए बहुत बड़ा है, इस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम में तो काट के उसके टुकड़े कर दिया, ढेर लगा दिया, डीएनए के टुकड़ों का ढेर लगा दिया। ओहो भैया ये तो बहुत बड़ा ढेर लग गया। अब इसमें अपन कहां से ढूंढेंगे कि अपने वाला कौन सा है भाई, अपने वाला जीन इनमें कौन सा है। डीएनए पहले बहुत लंबा सारा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आया, उसने कट लगा दिए कट। अब ढेर बन गया, कट लगाने के बाद बहुत छोटे टुकड़े हो गए, और इतने टुकड़ों में अपन कहां ढूंढेंगे भाई अपने वाला जीन कौन सा है। तो उसके लिए प्रोसेस है कि भाई अपने वाला जो अपने काम का है उसको ढूंढने के लिए, अब डीएनए तो आंखों से दिखता नहीं भाई, है ना, तो वो अपने काम का है, उसको अपन कैसे देखें, ठीक है। उसको देखने के लिए एक प्रोसेस होती है। इसके बाद में जो अगली प्रोसेस आती है वो कौन सी आती है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब देखो लैब के अंदर कैसे काम करते हैं वो सारी चीजें बता रहा हूँ। साधन आपको सबको पता है क्या क्या साधन होते हैं, बस वही काम में अपन को यूज में लेना। सबसे पहले अपन को डीएनए आइसोलेट कर लिया अपन ने, कैसे किया, स्पूलिंग के थ्रू अपन ने डीएनए आइसोलेट कर लिया। अब डीएनए बहुत बड़ा था, उसको काट दिया अपन ने, किसकी मदद से, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से अपने काट दिया, कट मार दिए। अब बहुत सारे टुकड़े हो गए, तो अपन को कैसे पता लगेगा भाई अपने काम का कौन सा है। तो उसको देखने के लिए अपन क्या यूज में लेते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस लेते हैं। ये एक प्रोसेस होती है, इसके अंदर क्या करते हैं, सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट्स। जो अपना डिजायर्ड जो डीएनए फ्रेगमेंट है उसको अपन क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, उसके बाद में आइसोलेट करते हैं, ठीक है। ये बहुत सारे टुकड़े बने हमारे पास, डीएनए के बहुत सारे टुकड़े बन गए। अब क्या करेंगे, इनमें से अपने काम का कौन सा है उसको क्या करेंगे, इस प्रोसेस के थ्रू, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो प्रोसेस है इसके थ्रू अपन क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे उस फ्रेगमेंट को जो अपने काम का है, और फिर उसको आइसोलेट करेंगे। सेपरेट करने के बाद में उसको बाहर निकाल देंगे। चलो इसके अंदर इस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर आपको नाम से लग रहा है कि इसमें क्या है, जेल यूज होती है। तो जेल कौन सी यूज में लेंगे अपन, अगारोज जेल इसमें यूज लेते हैं। कौन सी, अगारोज जेल। और ये अगारोज जेल मिलती कहां से है, ये मिलती है फ्रॉम सीविड्स, ठीक है, सीविड से ये मिलती है, ठीक है। अब आपको एक बात पता है सबको कि डीएनए जो है वो नेगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल है। क्या है, डीएनए जो होता है वो कैसा है, नेगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल होता है। ये आप सबको ये बात पता है, और नहीं पता है तो मैं बताऊंगा कहां पर,
मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, उससे पहले भी आपको बता दें कि डीएनए जो है वो नेगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, नेगेटिवली चार्ज्ड है। अब इसको क्या करेंगे, फोर्स टू मूव इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे। डीएनए आपको क्या पता लग गया कि भाई कैसा नेगेटिवली चार्ज है, डीएनए कैसा है, नेगेटिवली चार्ज। डीएनए नेगेटिवली चार्ज है तो अब क्या नेगेटिवली चार्ज है। अब इसको क्या करेंगे अपन, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर क्या करेंगे, इसको दौड़ाएंगे, डीएनए को दौड़ाएंगे। ठीक है, अब आपको एक चीज बताया, जब भी रेस होती है, जब भी रेस होगी तो जो मोटा होगा भाई, जो हेल्दी होगा वो नहीं भाग पाएगा, जो पतला होगा, जो फिट होगा वो भाग जाएगा, वो आगे चला जाएगा। ये बात तो कॉमन सेंस की है, भाई कोई मोटा है, पेट बहुत ज्यादा निकला हुआ बाहर, बहुत वैसे भी हेल्दी है, साइड से भी मोटा है, तो वो इंसान ज्यादा नहीं भाग पाएगा ना, वो ज्यादा नहीं भाग पाएगा रेस हो रही तो। और थोड़ा फिट है वो भाग जाएगा। ये बात तो कॉमन है। चलो भाई, आपकी बात तो ठीक है। तो वैसे यहां पर करेंगे अपन, इनको दौड़ाएंगे, जब डीएनए को इलेक्ट्रिक फील्ड में दौड़ाएंगे तो जो छोटे छोटे टुकड़े होंगे ना डीएनए के, क्योंकि डीएनए के बहुत सारे टुकड़े बनने थे, तो छोटे छोटे टुकड़े होंगे वो तो आगे भाग जाएंगे, और जो बड़े बड़े टुकड़े होंगे वो पीछे रह जाएंगे। ये बात तो मानते हो आप, ये बात तो मानते हो कि भाई डीएनए अपने काटा था, उस डीएनए के बहुत सारे टुकड़े बने थे, अपन को तो डीएनए को अलग अलग करना है भाई, अपने काम का कौन सा है। तो क्या करेंगे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की अपन बदल लेंगे। इसके अंदर क्या करते हैं अपन, डीएनए आपको पता है नेगेटिवली चार्ज होता है, तो अपन क्या करेंगे, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर दौड़ाएंगे डीएनए के फ्रेगमेंट्स को। ठीक है, जब दौड़ाएंगे तो जो हल्के होंगे, मतलब जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स होंगे, जो छोटे टुकड़े होंगे वो तो आगे भाग जाएंगे, और जो बड़े बड़े टुकड़े होंगे वो पीछे रह जाएंगे। ये बात तो कॉमन सेंस की है। तो एक ऐसी मशीन होती है, प्लेट होती है, ठीक है, इसके अंदर क्या करेंगे अपन, इस पर जेल लगा देंगे। जेल लगा दी अपन ने, कौन सी लगा दी, अगारोज जेल लगा दी। इस पर क्या लगा दी, अगारोज जेल लगा दी भैया, अगारोज जेल। फिर उसके बाद में क्या करोगे आप, यहाँ पर ये जो ऊपर वेल दे रखे हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, वेल। ये इसमें क्या डालोगे आप, सैंपल डालोगे, सैंपल। ठीक है, और इसके अंदर आप क्या डालोगे, अपना डीएनए। ठीक है, सैंपल के अंदर क्या है, उसमें पहले से ही बना हुआ है सैंपल, जो वो पहले से बना हुआ होता है, उससे अपने को पता लग जाएगा कि भैया कितने पर, अगर कोई बड़ा फ्रेगमेंट आ रहा है तो उसके अंदर कितने बेस पेयर हैं। ठीक है, देखो ये सैंपल जहाँ डालोगे तो वो जो है अलग ही बैंड बना लेगा अपने, ये सैंपल की बैंड है, ऐसे इस पर बैंड बनेंगे। ठीक है, तो सैंपल अपन ने इसलिए डाला है, सैंपल जो है अलग बना हुआ होता है, इस सैंपल को अपन इसलिए डाल रहे हैं ताकि अपन को पता रहे कि मान लो इस जगह पर कोई डीएनए आया है तो वो कितने बेस पेयर का, मान लो ये सब सैंपल है, किसको डिनोट करता है, 700 बेस पेयर को डिनोट करता है। ठीक है, ये किसको डिनोट करता है, ये 500 को डिनोट करता है मान लो। ठीक है, तो अपन को पता लग जाएगा कि भाई इसके पास जो आ रहा है ना, इस सैंपल के जो पास में जो डीएनए आएगा वो कितने बेस पेयर का होगा, 700 बेस पेयर का होगा। ठीक है, और जो इसके पास में आएगा वो कितने का होगा, 500 बेस पेयर का होगा। तो ये पता लग जाए, ठीक है, उसके हिसाब से देखो, जैसे थर्मोमीटर के अंदर लाइनिंग बनी होती है भाई, इतनी डिग्री सेल्सियस से इतनी डिग्री सेल्सियस, इतने डिग्री सेल्सियस से, वैसे ये सैंपल काम करता है। इस सैंपल को अपन डाल देंगे तो ये अलग अलग बैंड बना लेगा, इससे पता लग जाएगा अपन को कि यहाँ पर आने वाला जो है, अगर यहाँ पर कोई डीएनए फ्रेगमेंट है तो कितने बेस पेयर का होगा, 700 बेस पेयर का होगा। ऐसे जनरल आइडिया बता रहा हूँ आपको। ठीक है, ये ऐसा सिस्टम है। ये नेगेटिव पॉजिटिव क्या भैया, ये नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर अपने नेगेटिव इलेक्ट्रॉन लगा रखा है, यहाँ पर अपन ने पॉजिटिव लगा रखा है। ठीक है भैया, इससे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करवाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करवाएंगे। और आपको पता है कि डीएनए कैसा है, नेगेटिवली चार्ज्ड है, तो वो क्या करेगा, पॉजिटिव की तरफ भाग के जाएगा, नेगेटिव तो पॉजिटिव की तरफ भाग के जाएगा ही। अपन इसमें क्या लगाए, अपन इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी भैया, लगा दी। अब डीएनए आपने यहां से डाल दिया। जब आपने यहां से डीएनए डाला तो क्या होगा, ये जो डीएनए वो भागकर कहां आएगा, इधर पॉजिटिव की तरफ भागकर आना चाहेगा। ठीक है, जो पतला होगा, जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट होंगे वो कहां आ जाएंगे, यहां पर आ जाएंगे, और जो बड़े होंगे वो यहां पर ही रह जाएंगे, और जो छोटे होंगे वो यहां तक आ जाएंगे। ये बात मानते हो, बिल्कुल मानते हैं भैया। तो जो छोटे होंगे, क्योंकि नेगेटिव चार्ज नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ जाएगा, तो जो छोटे हैं वो भागकर पॉजिटिव के पास में आ जाएंगे, और जो बड़े होंगे वो ऊपर रह जाएंगे। ठीक है, यहां तक तो बातें समझ में आ गई। लेकिन अभी ये हो गया कि डीएनए जो सेपरेट अलग तो हो गया, ठीक है, बड़े छोटे जो वो अलग तो हो गए, लेकिन अपन को दिख नहीं रहे ये। ठीक है, ये अपन ने सारी प्रोसेस कर ली, बिल्कुल अंधाधुंध करी है सारी प्रोसेस, कुछ भी नहीं दिख रहा अपन को इस प्लेट पर, कुछ भी नहीं दिख रहा है अभी अपन को इस प्लेट पर। सारी जो प्रोसेस अपन ने कर ली, अपन को पता लग गया कि भैया ये अलग हो चुके हैं। अब अपन क्या करेंगे, अपन को दिख नहीं रहा, अपन मान लिया कि हाँ इतने टाइम में अलग होते हैं तो हो गए होंगे। ठीक है, अब इनको देखने के लिए क्या करते हैं, इनको देखने के लिए अपन एक प्रोसेस करते हैं। इस प्लेट पर क्या डालेंगे अपन, इस प्लेट पर डालेंगे, इस पर देखने के लिए क्या करेंगे अपन, इसको स्टेन करेंगे, किससे, इथिडियम ब्रोमाइड से। किससे करेंगे, इथिडियम ब्रोमाइड से इसको स्टेन करेंगे।
ठीक है, इस पर इथिडियम ब्रोमाइड डालेंगे, उसके बाद में इथिडियम ब्रोमाइड डालने के बाद में यूवी रेडिएशन डालेंगे। क्या डालेंगे? यूवी रेडिएशन डालेंगे। और जैसे ही यूवी रेडिएशन डालेंगे तो अपन को कैसे दिखा देंगे? ब्राइट ऑरेंज बैंड दिखाई देने लग जाएंगे। यहां पर इस प्लेट पर क्या दिखाएंगे अपन को? ब्राइट ऑरेंज जो बैंड है वो देखने के लिए मिल जाएंगे। तो अपन को पता लग जाएगा कि भैया कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, वो सारा चीज अपन को इस प्लेट पर दिखने लग जाएगा। ठीक है, तो ये अपन ने सारा काम कर लिया। इस पर अपन को कुछ नहीं दिख रहा तो मैंने क्या क्या किया? स्टैंड बाई इथिडियम ब्रोमाइड इस पर डाला। उसके बाद में इथिडियम ब्रोमाइड डालने की क्वेश्चन आया हुआ यहाँ से। इथिडियम ब्रोमाइड डाला अपन ने। इथिडियम ब्रोमाइड डालने के बाद में यूवी रेडिएशन जैसे डालोगे, पहले इथिडियम ब्रोमाइड, उसके बाद में आप एक्सपोजर दोगे किसका? यूवी रेडिएशन का। वो उल्टा करके बताएगा आपको, उल्टा देगा आपको एग्जाम के अंदर कि पहले यूवी रेडिएशन उसके बाद में इथिडियम ब्रोमाइड। ना, पहले इथिडियम ब्रोमाइड डालेंगे, उसके बाद में आप क्या डालोगे? यूवी रेडिएशन का एक्सपोजर दोगे तो क्या आपको दिखाएंगे? ब्राइट ऑरेंज बैंड दिखाएंगे। वो आपको बोलेगा ब्राइट येलो कलर के बैंड, ना, ब्राइट ऑरेंज बैंड दिखाई देते हैं। ठीक है, चलो ये ध्यान से देखना। ऐसी जो मैंने आपको बताई अभी मशीन, ठीक है, ये प्लेट है। इस प्लेट पर देखो, यहाँ पर सैंपल डालते हैं और यहाँ पर आपने डीएनए डाल दिया। ठीक है, और बाद में आपने स्टेन किया तो आपको दिखा कि यहाँ पर क्या ब्राइट ऑरेंज कलर के बैंड बन गए। ये स्मॉलेस्ट छोटे जो आगे भाग जाएंगे और जो बड़े होंगे वो पीछे रह जाएंगे। ये बात मैं आपको बता चुका हूँ। ये वेल्स होते हैं, ये भी मैंने आपको दिखाए हैं इसके अंदर, ये वेल्स होते हैं। ठीक है, अब इसको जो अपन को, ये तो हो गया भाई, देख भी लिए अपन ने कि कौन छोटा कौन बड़ा है। उसके बाद में अपने काम का जो होगा ना, उसको अपन क्या करेंगे? आइसोलेट करेंगे। उसको क्या करेंगे? आइसोलेट करेंगे, है ना। उस डीएनए क्या करेंगे अपन? आइसोलेट करेंगे। आइसोलेट डिजायर्ड आइसोलेट डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इल्यूशन। ये वर्ड ध्यान में रखना यार, ये वर्ड ध्यान में रखना। इसको मैं यहां भी लिख देता हूं, ब्राइट ऑरेंज बैंड के बाद में लिख देता हूं आइसोलेट। इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा गया है। आइसोलेट डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट, इसको बोलते हैं इल्यूशन। ठीक है, चलो अब भैया आपने क्या कर लिया? अपने काम का जो डीएनए था वो अपन ने सारी प्रोसेस कर ली। भाई सेल थी पहले अपने पास में, सेल को तोड़ा अपन ने, डीएनए को बाहर निकाला। उसके बाद में डीएनए बहुत बड़ा था, उसके टुकड़े टुकड़े करके, और अपन ने जो अपने काम का जो था जो टुकड़ा था उसको अपन ले लिया। अब क्या करें? तो हमने क्या किया? अब क्या करो? उसकी कॉपी बनवा लो। क्या कर लो? उसकी कॉपी बनवा लो यार, है ना। कॉपी कैसे बनाएंगे? एक टेक्निक होती है पीसीआर, एक टेक्निक होती है पीसीआर। उसकी वजह से इस एक डीएनए फ्रेगमेंट के बहुत सारे टुकड़े क्या बनवा लो? कॉपी बनवा लो। ठीक है, कॉपी बना लो ताकि आपको दिक्कत ना आए। बहुत सारी कॉपी बनवा लो इसकी। तो एक टेक्निक होती है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। क्या होती है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पीसीआर। कोरोना में नाम भी सुना होगा पीसीआर का आपने, पीसीआर टेस्ट। ये वो क्या है? ये पीसीआर। पीसीआर क्या होता है? कोई भी छोटी चीज है ना, कोई भी छोटी चीज है, कोई एक चीज है, उसको एम्पलीफाई कर देती है। क्या कर देती है? एम्पलीफाई कर देती है उसको। बहुत सारी कॉपी। मान लो किसी को कोरोना हो गया, अपने कोरोना का रिसेंट है तो कोरोना का एग्जांपल ले लेते हैं। किसी को कोरोना हो गया लेकिन उसको कोई सिम्टम नहीं आया, इसको कोई सिम्टम आया नहीं, क्योंकि अभी कोरोना इंटर किया ही है। कोरोना के अंदर थोड़ा सा ही कोरोना आया है, उसके अंदर अभी कोई सिम्टम नहीं दिखाया, उसके अंदर अटैक नहीं किया पूरी तरह से। पीसीआर के अंदर क्या होता है? अगर थोड़ा सा भी होगा ना, थोड़ा सा भी कोरोना होगा तो उसको क्या कर लेगा? वो पीसीआर जो वो डिटेक्ट कर लेगी, उसकी बहुत सारी कॉपी बना देगी। इतना सा ही था, इतना सा क्या, वो थोड़ा सा था, बहुत ही थोड़ा सा था, अपना कोई असर नहीं दिखा रहा था, सिम्टम नहीं था, लेकिन पीसीआर ने क्या किया? उसका बहुत सारी इसकी कॉपी बना ली और आपको बता दिया कि भैया आज तो इसके अंदर सिम्टम नहीं है, लेकिन आगे इसके अंदर सिम्टम आएंगे। तो बहुत सारे लोग थे जिनको सिम्टम नहीं थे, लेकिन फिर पीसीआर टेस्ट के अंदर उनको बता रहा था कि इसको कोरोना होगा, भाई कोरोना पॉजिटिव है ही। ठीक है, तो पीसीआर ये काम भी आता है। बहुत सारी बीमारियों के जो टेस्ट हैं, बहुत सारी बीमारियों को डायग्नोस करने के लिए ये पीसीआर जो वो काम में लिया जाता है। पीसीआर बायोटेक्नोलॉजी के अंदर भी यूज में लेते हैं। क्यों यूज में लेते हैं? क्योंकि डीएनए जो फ्रेगमेंट है, एक डीएनए फ्रेगमेंट अपने हाथ लगा है, अब उस डीएनए फ्रेगमेंट की अपन बहुत सारी कॉपी बनवा लेंगे। किसकी मदद से? इस पीसीआर की मदद से। एम्पलीफिकेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट, जो डीएनए फ्रेगमेंट है उसको एम्पलीफाई करेगा। कैसे करेगा? ये अपने पास में डीएनए है, ये डबल स्टैंडर्ड अपने पास में डीएनए जो अपने बाहर निकाला था अभी, वो डीएनए अपने पास में ये। ठीक है, ये अपना डीएनए। सबसे पहले क्या करेंगे अपन? इसको टेम्परेचर देंगे। कितना टेम्परेचर? 42 डिग्री सेल्सियस। कलर चेंज करना, ठीक है। थोड़ी सी हीट दे दी अपन ने, हीट दे दी।
जैसे ही आप हीट दोगे इसको तो ये डबल स्ट्रैंडेड, तो दो स्ट्रैंड, ये स्ट्रैंड एक ये स्ट्रैंड, दो स्ट्रैंड आपस में जुड़े हुए थे वो अलग अलग हो जाएंगे। वो क्या होंगे? अलग अलग ही हो जाएंगे। इसको क्या बोलते हैं? डीनेचुरेशन। क्या बोलते हैं? डीनेचुरेशन इसको कहा जाता है। एग्जाम में ये भी पूछा गया है कि पहले डीनेचुरेशन होती है, उसके बाद में एनिलिंग होती है, उसके बाद में आपकी एक्सटेंशन होता है। तो ये सारी चीजें पूछी गई हैं, तो ध्यान से सुनना यार, क्वेश्चन आता है यहाँ से ना, ऐसे मजाक में मत लेना, ध्यान से सुनना कि अपने पास में ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है जो अभी अपन ने छोटा टुकड़ा निकाला था ना, अभी अपन ने इल्यूशन के थ्रू अपन ने निकाला था, ब्राइट ऑरेंज बैंड बनाए थे, तो वो डीएनए का टुकड़ा अपन ने लिया, ये वही डीएनए का टुकड़ा है। ठीक है, कैसा? ये डबल स्ट्रैंडेड है, मतलब दो इसके अंदर स्ट्रैंड है, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, दिख रहे हैं आपको ये भी। ठीक है, अब आपने क्या किया? इसको हीट दी भाई, हीट दी। जैसे ही आप इसको हीट दोगे तो क्या होगा? ये दोनों जो स्ट्रैंड है वो आपस में क्या हो जाएंगे? अलग अलग हो जाएंगे, जो आपको यहां दिख भी रहे हैं, जो आपको यहां दिख भी रहे हैं। जो आपने हीट दी, इस प्रोसेस को बोलते हैं डीनेचुरेशन। क्या बोलते हैं? डीनेचुरेशन इसको कहा जाता है। भैया डीनेचुरेशन कर दिए, अपने टुकड़े अलग अलग तो कर दिए, अब क्या करें? अब मैंने कहा कि एक प्राइमर होता है, एक होता है प्राइमर, वो प्राइमर लाके इसके लगा दो। ठीक है, आपने क्या किया? प्राइमर लाके लगा दिया, इसके ऊपर प्राइमर आपने चिपका दिया, चिपका दिया जी। ये दोनों फ्रेगमेंट अलग अलग हो चुके थे, दोनों जो डीएनए के जो स्ट्रैंड है, सॉरी, दोनों जो डीएनए के स्ट्रैंड है वो अलग अलग हो चुके थे। उसके बाद आपने क्या किया? प्राइमर लगा दिया। इतना छोटा सा प्राइमर आपने लगाया, छोटा सा ही प्राइमर आपने लगाया, देखो इतनी सी दूर में लगाया आपने। ठीक है, अभी प्राइमर जो छोटा सा आपने थोड़ी सी दूर में लगाया, ये पूरा फैल जाएगा, पूरा फैल जाएगा। वो फैलेगा कैसे? ये आपने प्राइमर लगाया, इसको क्या बोलते हैं? एनीलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनीलिंग इसको कहा जाता है। प्राइमर आपने लगाया, इसको क्या बोलते हैं? एनीलिंग। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एनीलिंग। अब आपने प्राइमर लगा दिया, उसके बाद में क्या करना है आपको? डीएनए पॉलीमरेज और क्या डालना? टेक पॉलीमरेज को बोलते हैं ना, टेक पॉलीमरेज। ठीक है, और डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स ये आपको डाल देनी है इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा? ये जो प्राइमर इतना सा लगाया आपने, ये पूरा एक्सटेंड हो जाएगा। देखो यहाँ पर ये पूरा एक्सटेंड हो गया, पूरा एक्सटेंड हो गया, और एक डीएनए के फ्रेगमेंट के क्या बन गए? दो डीएनए के फ्रेगमेंट बन गए। इसको क्या बोलते हैं? डीएनए एक्सटेंशन बोलते हैं। देखो इसके अंदर क्या होता है? एक मशीन होती है, एक छोटी सी मशीन होती है, महंगी तो काफ़ी आती है लेकिन छोटी सी होती है। उसके अंदर क्या करते हैं अपन? एक आपने टेस्ट ट्यूब ले ली, उसके अंदर क्या डाल दिया आपने? डीएनए डाल दिया आपने। ये दो डीएनए वाला फ्रेगमेंट है। अब ये ऐसी प्रोसेस आपको दिखा रहे हैं डायग्रामेटिकली, ऐसी थोड़ी ना होगी, रियल लाइफ में ऐसी थोड़ी ना होती है। क्या करते हैं? ये तो समझाने के लिए है, वरना ऐसे 3 days 5 days ऐसा लिखा हुआ थोड़ी ना आता है। आपने क्या किया? उसके अंदर डीएनए डाल दिया वे टेस्ट ट्यूब के अंदर, और आपने क्या डाला? प्राइमर डाल दिया उसके अंदर, डाल दिया वे प्राइमर भी डाल दिया, और क्या डालोगे? न्यूक्लियोटाइड भी डालोगे उसके अंदर। क्या डालोगे? न्यूक्लियोटाइड। क्योंकि देखो ये प्राइमर जो है आगे खिसकेगा पूरा, देखो यहाँ पर बन रहा है, ये देखो आगे बन रहा है, ये डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड है। तो ये डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड भी आपको डालने हैं। ठीक है, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड आपने डाल दिए। ठीक है, और आपने क्या डाल दिया? टेक पॉलीमरेज भी डालना। आपको क्या डालना है? टेक पॉलीमरेज। ये सारा माल मसाला आपने उस टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल दिया। उसके बाद में उस मशीन पर आप रख दोगे उसको। ठीक है, रख दिया भैया मशीन के अंदर, और वो मशीन के अंदर क्या होगा? टेम्परेचर जो वो कम ज़्यादा करने की उसमें सुविधा रहती है। वो मशीन टेम्परेचर कम ज़्यादा करेगी। देखो यहाँ पर हीट की जरूरत पड़ी है, कहीं पर हीट की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो वहाँ पर वो हीट कम ज़्यादा करेगी, और उससे क्या होगा? ये जो डीएनए की जो एम्प्लीफिकेशन है वो होती रहेगी। तो ये सारी प्रोसेस उस मशीन के थ्रू होती है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है? आपने ये डीएनए का फ्रेगमेंट ले लिया भैया, उसके अंदर क्या करना? आपको हीट देनी है। जैसे आप हीट दोगे तो दोनों फ्रेगमेंट अलग अलग हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे भैया। जैसे डीएनए के फ्रेगमेंट जब अलग अलग हो गए तो उसको क्या बोलते हैं? डीनेचुरेशन। उसके बाद में क्या करो? प्राइमर आपने डाला था उस टेस्ट ट्यूब के अंदर, तो वो प्राइमर आके लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये प्राइमर लग गया। उसके बाद में क्या होगा? प्राइमर लग गया, उसको क्या बोलते हैं? एनीलिंग बोलते हैं इस प्रोसेस को, लग गया एनीलिंग। उसके बाद हमने क्या डाला था उसके अंदर? टेक पॉलीमरेज डाला था। क्या डाला था? टेक पॉलीमरेज। ये भी पूछा गया कहाँ से ये निकलता है टेक पॉलीमरेज, कहाँ से मिलता है अपन को? थर्मस एक्वेटिकस से ये अपन को मिलता है। कहाँ से मिलता है? थर्मस एक्वेटिकस से ये मिलता है। तो टेक पॉलीमरेज आपने डाल दिया उसके अंदर। ठीक है, और आपने क्या डाला है उसके अंदर? न्यूक्लियोटाइड डाले हैं, क्योंकि ये देखो प्राइमर तो इतना सा है, प्राइमर तो इतना सा है। अब ये पूरी यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड लगाने हैं। ठीक है, इतनी दूर में यहाँ पर भी देखो कुछ नहीं लगा, कुछ भी नहीं लगा हुआ यहाँ पर, तो यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड आएंगे, न्यूक्लियोटाइड लगाने अपन को। तो आपने क्या डाल दिया? डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड भी डाल दिए इसके अंदर। ठीक है, तो ये जो इतना सा था ये पूरे में फैल जाएगा। ये देखो एक्सटेंड कर गए यहाँ तक, तो ये क्या होती है? एक्सटेंशन। ठीक है, तो एक आपके डीएनए के फ्रेगमेंट से कितने बन गए? 2 डीएनए के फ्रेगमेंट बन गए। अब ऐसे अगर आप 30 साइकिल चला दोगे ना, एक साइकिल के अंदर कितना बना? 2 डीएनए के फ्रेगमेंट बने। एक के अंदर कितने बने? 2। अगर ऐसे आप 30 साइकिल चला दोगे तो कितनी बन जाएंगी? 1 बिलियन एम्पलीफाइड 1 बिलियन टाइम्स। ठीक है, 1 बिलियन कॉपीज आपको मिल जाती हैं। समझ में आई बात? ठीक है, चलो
तो ये पूछा गया था कि सबसे पहले कौन सी होती है, डीनेचुरेशन सबसे पहले होती है, उसके अंदर हीट देते हैं। अब कौन सी प्रोसेस के अंदर क्या करते हैं ये भी पूछा गया है। तो डीनेचुरेशन के अंदर क्या करते हैं अपन, हीट देते हैं। एनिलिंग के अंदर क्या करते हैं, प्राइमर लगाते हैं। और क्या करते हैं, एनिलिंग जो प्रोसेस है उसके बाद में, और एक्सटेंशन से पहले क्या करते हैं अपन, टेक पॉलीमरेज जोड़ते हैं। और क्या करते हैं अपन, डीन्यूक्लियोटाइड्स डालते हैं। ठीक है, ये प्रोसेस करते हैं, उसके बाद में एक्सटेंशन आता है। तो डीनेचुरेशन, एनिलिंग, उसके बाद में एक्सटेंशन। ठीक है, अपने क्या कर लिया, एम्पलीफाई भी कर लिया। अब जो आगे की जो प्रोसेस वो क्या करेगी, डीएनए फ्रेगमेंट था अपने पास में, अपने एम्पलीफाई भी कर लिया उसको। अब क्या करेंगे, इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट। अब होस्ट के अंदर क्या करेंगे अपन, डीएनए के जो फ्रेगमेंट है उसको डाल देंगे। वो कैसे डालते हैं बता चुका हूं आपको, वेक्टर के साथ में जोड़ जाड़ के कैसे डालते हैं, माइक्रो इंजेक्शन, जीन गन, वो सारी चीजें बता चुका हूं। तो होस्ट के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। फोर्थ स्टेप कंप्लीट। अब क्या करेंगे अपन, जीन प्रोडक्ट बनवाएंगे, जीन प्रोडक्ट बनवाएंगे। इतना सारा काम कर रहे हैं अपन को, कोई प्रोटीन बनवानी, कोई एंजाइम बनाना, कोई वैक्सीन बनानी है, तो वो अब कैसे करेंगे, तो जीन प्रोडक्ट कैसे बनेगा उसकी बात कर लेते हैं। लास्ट चीज है, जीन प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं। तो बायो रिएक्टर्स होते हैं भाई, बायो रिएक्टर्स होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, बायो रिएक्टर होते हैं, बहुत बड़े इंडस्ट्रियल लेवल पर काम होता है ये। ठीक है, पहले लैब के अंदर काम कर लिया, ठीक है, लैब के अंदर सफल हो गई चीजें, फिर इंडस्ट्री के अंदर लेके जाते हैं इनको। ऐसा थोड़ा ना भाई, लैब के अंदर छोटी छोटी चीजें बनाकर थोड़ा ना वैक्सीन, अब वैक्सीन है कितने बड़े लेवल पर लगी है लोगों को, तो ऐसा थोड़ी ना कि भाई लैब के अंदर एक इंसान हाँ एक दिन में इतना सक लिया। एक बार रिसर्च हो गई उसके बाद में पूरा कमर्शियल लेवल पर काम होता है, इंडस्ट्रियल लेवल पर काम होता है, बड़े बड़े बायोरिएक्टर्स के अंदर काम होता है। फिर ऐसे लैब के अंदर बहुत ही कम पैसे काम नहीं होता, फिर बड़े लेवल पर काम चलता है ना। जब एक्सपेरिमेंट वगैरह चलता है तो वो छोटे लेवल पर काम चलता है ना, पायलट काम चलता है ना। तो ये देखो बायोरिएक्टर्स के अंदर काम करेंगे ना। तो टू प्रोड्यूस इन लार्ज क्वांटिटीज, बहुत बड़ी बड़ी क्वांटिटीज के अंदर, द डेवलपमेंट ऑफ बायोरिएक्टर्स वेयर लार्ज वॉल्यूम्स 100 to 1000 लीटर ऑफ कल्चर कैन बी प्रोसेस्ड। तो 100 लीटर से 1000 लीटर तक आपका जो है वो प्रोसेस होता है। और ये 100 लीटर से 1000 लीटर तक ये नहीं, इससे भी बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा के अंदर बायोरिएक्टर के अंदर ये चीज़ें जो प्रोसेस होती हैं, क्योंकि पूरे देश को वैक्सीन लगी हैं, पूरे देश को वैक्सीन बनाने के लिए 100 लीटर 1000 लीटर से काम चलता है क्या, बहुत बड़े लेवल पर काम हुआ होगा, है ना। तो बायोरिएक्टर प्रोवाइड्स ऑप्टिमल कंडीशन फॉर डिजायर्ड प्रोडक्ट। अभी बायोरिएक्टर क्या करता है भाई, बायोरिएक्टर के अंदर क्या होता है, आपको ऑप्टिमल जो कंडीशन होती है, आपको मान लो कोई भी आपको जीन है, कोई भी आपको वैक्सीन बनानी है, तो उस वैक्सीन बनाने के लिए कौन सी कंडीशंस उसके लिए ऑप्टिमल, भाई कैसा टेम्परेचर होना चाहिए, कैसी पीएच होनी चाहिए, वो सारी चीजें किसके अंदर, बायोरिएक्टर के अंदर सारी चीजें मेंटेन रहती हैं। तो बायोरिएक्टर जो प्रोवाइड करता है क्या, ऑप्टिमल कंडीशन जो वो प्रोवाइड करता है फॉर डिजायर्ड प्रोडक्ट के लिए। तो ऑप्टिमल कंडीशंस क्या है, अपन टेम्परेचर हो सकती है, पीएच, सबस्ट्रेट, सोल्ट, विटामिन, ऑक्सीजन, ये कितनी होनी चाहिए, ऑप्टिमल कितना होना चाहिए, वो सारा देखता है कौन, बायोरिएक्टर का। चलो ये एनसीईआरटी के अंदर दो डायग्राम दे रखे हैं। एक है भाई सिंपल स्टिर्ड टैंक बायोरिएक्टर, एक है स्पार्ज स्टिर्ड टैंक बायोरिएक्टर। तो ये स्पार्ज्ड वाला है, ये सिंपल स्टिर्ड टैंक बायोरिएक्टर है। इसके अंदर क्या है, देखो ये आपकी रोड लगी हुई है और इसके चारों तरफ ये क्या लगे हुए हैं, इम्पेलर लगे हुए हैं। ये इम्पेलर क्या करेंगे, घूमेंगे, ठीक है। तो जैसे वो छाछ मथने वाले आपने देखी है क्या, दही वाली जो मशीन होती है, उसमें दही को मथते हैं, उसके बाद में क्या करते हैं, घी अलग निकाल लेते हैं और उसके बाद में छाछ अलग कर लेते हैं। देखिए मैं देखिए वो मशीन, चलो वो नहीं देखी। तो ये गोल गोल घूमती है, गोल गोल घूमती है, ठीक है। वैसा सिस्टम है यहाँ पर, ये ऊपर मोटर लगी हुई है, मोटर घुमाने का काम करेगी और ये नीचे घूमती रहेगी, ठीक है। यहाँ पर ऊपर से क्या डालेंगे अपन, एसिड बेस पीएच, जैसा ही मतलब एसिडिक कंडीशन चाहिए या फिर बेसिक कंडीशन चाहिए, वो तो अपन को डिपेंड करेगा ना कि अपन कैसा प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट होंगे जिनको एसिडिक कंडीशन चाहिए, कुछ को बेसिक चाहिए, तो वो यहाँ से अपन डालते रहेंगे, ठीक है। यहाँ पर अपन क्या डालेंगे, स्टीम डालेंगे, यहाँ पर क्या डालेंगे अपन, स्टीम डालेंगे। उससे क्या होगा, स्टेरिलाइजेशन होता रहेगा, स्टेरिलाइजेशन मतलब कोई अनवांटेड चीज ग्रोथ ना करे, उसके लिए अपन यहाँ पर स्टीम डालते रहेंगे। यहाँ पर फोम ब्रेकर, कोई झाग वाग ना बने, उसके लिए फोम ब्रेकर डालेंगे, ठीक है। फोम ब्रेकर क्यों डाल रहे हैं इसके अंदर, क्योंकि झाग वाग ना बने, इसके लिए। नीचे से अपन स्टेराइल एयर डाल रहे हैं, ठीक है, वो नीचे से अपन डाल रहे हैं। तो इससे क्या होगा, कोई फालतू की चीजें ग्रोथ ना करें, ठीक है, और अपना जो है कल्चर जो है वो प्योर फॉर्म में बने। ये अपन इसके अंदर करते हैं। इसके अंदर क्या करते हैं अपन, यहाँ से देखो, यहाँ पर देखो ऊपर क्या है, ये देखो अंदर बबल्स बनते हैं, इसके अंदर बबल्स बनते हैं, इसके अंदर गैस जो है वो डाली जाती है, ठीक है। और यहाँ पर ये देखो, ये नीचे से ऐसे हिलाया जाता है, ये नीचे से ऐसे हिलाया जाता है ना, ठीक है। तो यहाँ पर इसके अंदर क्या बबल्स बनते हैं, ठीक है। इसके अंदर इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर ऑक्सीजन ट्रांसफर, यहाँ पर क्या सरफेस एरिया जो है वो इंक्रीज हो जाता है, किसके लिए, ऑक्सीजन ट्रांसफर के लिए। तो ये मतलब इसमें ज़्यादा आपको घुसना नहीं है, बस इसको देख लो एक बार, बस खत्म।
ठीक है। इसका नाम क्या है वो आपको याद रखना है, स्पाज स्टिर्ड टैंक बायोरिएक्टर। ठीक है, इसके अंदर बबल्स बनेंगे और इसके अंदर बबल्स नहीं बनते, क्योंकि इसके अंदर जैसे बबल्स बनेंगे फोम बनेगा, झाग बनेंगे, उसको क्या है ब्रेक कर देता है। तो स्टिर्ड के अंदर क्या बनते हैं, झाग वाग नहीं बनते हैं। अब एक होता है बैच फर्मेंटर और एक होता है कंटिन्यूअस कल्चर। ठीक है, एक होता है बैच फर्मेंटर, एक होता है कंटिन्यूअस कल्चर। अब एक होता है भाई कोई वैक्सीन है, उसका आपको ऑर्डर मिला कि भैया आपको क्या है 1 लाख वैक्सीन बनानी है, 1 लाख वैक्सीन बनानी है। ठीक है, पहले 1 लाख वैक्सीन बनाओ कोरोना की, उसके बाद में 1 लाख आपको पोलियो की वैक्सीन बनानी है, ऐसा आपको ऑर्डर मिला इंडस्ट्री को। तो ये क्या करते हैं, बैच के अंदर काम करते हैं ना, बैच नंबर भी लिखा हुआ होता है, कुछ प्रोडक्ट्स पर देखा होगा आपने, कोई भी प्रोडक्ट आप लेके आते हो तो उस पर बैच नंबर लिखा होता है। तो वो बैच के अंदर काम कैसे करते हैं भाई, एक बैच निकल गया, मान लो हजार का एक साथ में बैच निकला, वो एक बैच हो गया, फिर 1000 जो है वो एक साथ में निकलेंगे। मान लो अपन एक नॉर्मल सा एग्जाम ले लेते हैं, साबुन का एग्जाम लेते हैं। ठीक है, साबुन, हाँ साबुन का एग्जाम्पल लेते हैं। साबुन जो है वो एक बैच में मान लो एक बार में कितनी निकाली, एक बार में कितनी प्रोडक्शन हुई उसकी, 1000 साबुन आपने बना ली एक बार में, तो वो क्या एक बैच हो गया। फिर 1000 आपने एक साथ में निकाली, वो एक बैच हो गया। तो बैच फर्मेंटर के अंदर क्या होगा, ये आपका भाई बायोरिएक्टर है, इसके अंदर आपने क्या किया, सारा माल मसाला डाल दिया, सारा माल मसाला इसके अंदर डाल दिया, और फिर आपने क्या किया, आपको मान लो ऑर्डर मिला कि 1 लाख आपको क्या बनानी है, वैक्सीन बनानी। तो आपने एक बैच ले लिया भाई कि अपने 1 लाख बन को वैक्सीन बनानी है, तो आपने 1 लाख वैक्सीन बना ली, इसके अंदर बन गई 1 लाख, इसके अंदर बन गई, और आपने क्या कर दिया, उसको बंद कर दिया, वहीं बंद कर दिया कि भाई 1 लाख बन गई, अब इसको बाहर निकालो। अब अपन को ये कोरोना की तो बन गई, अब अपन को पोलियो की बनानी है। एक बैच अपन का तैयार हो गया, अब दूसरा बैच अपन पोलियो का बनाएंगे। तो ये तो होगा बैच फर्मेंटर। ठीक है, अब कंटिन्यूअस कल्चर क्या होता है, कंटिन्यूअस कल्चर क्या होता है, कंटिन्यूअस कल्चर के अंदर कंटिन्यूअसली काम चलता रहता है, कंटिन्यूअसली काम चलता रहता है। इस बैच फर्मेंटर के अंदर क्या करेंगे, एक बार अपने सारा माल मसाला डाल दिया, बंद कर दिया उसको, और उसके बाद में वो घूमता रहेगा अंदर ही अंदर काम चलता रहेगा। अपन तो बाहर मॉनिटर वगैरह में उसको एनालाइज करते रहेंगे कि हाँ कैसे काम चल रहा है। ठीक है, वो सारा हो रहेगा। लेकिन कंटिन्यूअस कल्चर के अंदर क्या होगा, आप रॉ मटेरियल, इधर से रॉ मटेरियल डाल रहे हो, उधर से आप माल निकालते जा रहे हो, इधर से रॉ मटेरियल डाल रहे हो, उधर से माल निकालते जा रहे हो। कभी वो देखिए क्या जिसमें आटा पीसते हैं, आटा पीसने वाली जो चक्की होती है वो देखिए, कभी देखिए अगर आपने, तो उस पर क्या करते हैं, ऊपर अनाज डाला जाता है और नीचे से जो आटा वो निकलता जाता है, अनाज डाला जाता है, नीचे से आटा निकल जाता है, बस वही काम है। वही क्या है, कंटिन्यूअस कल्चर है, वही क्या है, कंटिन्यूअस कल्चर है। और वही बात करें बैच फर्मेंटर, इसके अंदर आपने एक बार डाल दिया और उसके बाद में वो निकल बना के फिर अपन उसको निकाल देते, वो एक बैच के काम होता है ना। और कंटिन्यूअस के अंदर आप डालते जाओ, उधर से निकलता जाएगा, डालते जाओ, उधर से निकलता जाएगा। यहाँ से देखो, ये मान लो ये अपना क्या है, बायोरिएक्टर है, इसके अंदर यहाँ पर आप माल डालते जाओ ऊपर से और नीचे से निकालते जाओ, ये कंटिन्यूअस कल्चर होता है। इसके अंदर देखो ये भी पूछ लेता है कि कंटिन्यूअस जो कल्चर होता है इसके अंदर क्या बनता है, जे शेप का कर्व बनता है। क्या बनता है, जे शेप का कर्व बनता है। और ये जो बैच फर्मेंटर है इसके अंदर क्या बनता है, बैच फर्मेंटर के अंदर कैसा बनता है, एस शेप का कर्व बनता है। एस शेप का कर्व बनता है, तो यहां पर क्या बनता है, एस शेप, और यहां पर क्या बनता है, जे शेप। ये थोड़ा ध्यान रख लेना, बाकी कुछ नहीं है, बाकी पूछा नहीं जाएगा। चलो फिर लास्ट जो प्रोसेस करते हैं अपन, सारा माल मसाला बन गया, अब क्या करेंगे, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग करेंगे। क्या करेंगे, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग करेंगे। दिस प्रोसेस इंक्लूड सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट अपना बना है उसका सेपरेशन करेंगे, और उसके बाद में पहले सेपरेशन करेंगे, उसके बाद उसका प्यूरिफिकेशन करेंगे, और उसके बाद में उसको मार्केट के अंदर उसको उतार दिया जाएगा। टेस्टिंग के बाद में उसको मार्केटिंग के अंदर उतार दिया जाएगा। सेपरेशन आपने कर लिया, प्यूरिफिकेशन कर लिया, उसके बाद मार्केट के अंदर उतारो। ठीक है, ये तो काम है। तो लास्ट क्या है, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। यहां से भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग के अंदर क्या करते हैं अपन, सेपरेशन करेंगे, उसके बाद प्यूरिफिकेशन। वो क्या बोलेगा, प्यूरिफिकेशन फिर सेपरेशन, उल्टा करेगा। इसलिए आपको याद कैसे रख सकते हो, डीएसपी, डीएसपी, डी फॉर डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, एस फॉर सेपरेशन, पी फॉर आपका हो जाएगा प्यूरिफिकेशन। तो आपको याद रहेगा डीएसपी, जिससे आप याद रख सकते हो, और फिर आप मार्केट के अंदर उतार दोगे प्रोडक्ट को। बस ये अपना बायोटेक्नोलॉजी का पहला चैप्टर जो है वो समाप्त हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्या क्या सारा माल मसाला है। ठीक है, समझ में आया है तो लाइक कर देना वीडियो को, और कमेंट सेक्शन में अंदर कमेंट कर देना। वीडियो पसंद लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहो।